आईआईएम लखनऊ से पास आउट हुआ कर्नाटक का रहने वाला एक लड़का जिसका नाम मंजुनाथ, ऑनेस्टी कीमत चुकाई अपनी जान देकर। देखो हुआ क्या था, आईआईएम लखनऊ से पास आउट होकर ये इंडियन ऑयल कंपनी में काम करने लगे। वहाँ पर जहाँ इनको सेल्स का काम दिया गया था एज ए सेल्स ऑफिसर, इसके अलावा पेट्रोल पंप्स पर जो तेल मिलता है उनकी क्वालिटी चेकिंग का काम भी इनको ही दिया गया था। इन्होंने उत्तर प्रदेश के लखीमपुरी खीरी में 3 पेट्रोल पंप्स को 3 महीने के लिए सस्पेंड कर दिया उनका लाइसेंस। आरोप ये है कि वो तेल में मिलावट कर रहे थे। बाद में उन्होंने फाइन दे दिया और जो 3 महीने का लाइसेंस कैंसिल था वो 1 महीने का कर दिया गया। लेकिन देखो कुछ ही दिनों बाद मंजुनाथ फिर से चेक करने गए उन्हीं पेट्रोल पंप्स पर क्या अभी भी मिलावट चल रही है, और देखो उन्होंने वहां पे देखा कि मिलावट तो अभी भी चल रही है। उन्होंने गलती ये की, वहीं पर बोल दिया कि मैं आपका लाइसेंस फिर से कैंसिल करूंगा। लेकिन जो पेट्रोल पंप के मालिक थे ना, उनको ये बात नागवार गुजरी और वो वापस जब अपने होटल के कमरे में जा रहे थे, बीच में ही उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। उसके बाद ये केस काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में आया था, क्योंकि 2 साल पहले ही सतेंद्र दुबे वाला केस सुर्खियों में आया था, जिसमें एक विसल ब्लोअर की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। और चूंकि देखो ये सेल्स ऑफिसर यानी मंजुनाथ आईआईएम जैसे प्रेस्टिजियस कॉलेज से पास आउट थे, तो इन कॉलेजेस के, और सतेंद्र दुबे जो थे वो आईआईटी से पास आउट थे, तो इन कॉलेजेस के जो एलमनीज है ना वो एकजुट हो गए। पूरे देश में कैंपेन चला, सरकार पे काफ़ी ज़्यादा प्रेशर क्रिएट हो गया था। आज के समय में मिसाल दी जाती है ना सिर्फ मंजुनाथ की बल्कि सतेंद्र दुबे की भी, जिन्होंने विसल ब्लो किया था, जिन्होंने बोला था कि मेरा नाम जो है पब्लिक में ना रिलीज़ किया जाए कि मैं करप्शन को उजागर कर रहा हूं। लेकिन पीएमओ ने गलती की, प्रधानमंत्री कार्यालय ने उनका नाम लीक कर दिया, बाद में उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। प्रधानमंत्री वाजपेयी को इस इशू पर अपना स्टेटमेंट देने पड़ा था पार्लियामेंट में कि हमसे गलती हुई, उस बच्चे का नाम हमें नहीं उजागर करना चाहिए था। आज ये कहानी मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ मंजुनाथ की, क्योंकि मंजुनाथ केस में जो अपराधी है ना वो अभी जेल में बंद है। उसमें से एक जो अपराधी है वो छूट गया। यूपी सरकार की एक पॉलिसी है कि जिसने 16 साल जेल में बिताए हैं और जिसकी एज 60 से ऊपर है, अगर उसका आचरण अच्छा है तो उसे जेल से रिहा कर दिया जाए। तो शंकर गिरी नाम से एक आरोपी हैं जो जेल में बंद है, जिनके ऊपर आरोप था कि उन्होंने हत्या करवाई इनकी मंजुनाथ की। अब उनको जेल से छोड़ दिया गया है, इसलिए ये केस जो है वो फिर से सुर्खियों में आया। मंजुनाथ का जो नाम है वो फिर से सुर्खियों में आया। शायद ही कोई एथिक्स का पेपर हो जो कंप्लीट होता हो सतेंद्र दुबे और मंजुनाथ का नाम लिए बिना। कहीं ना कहीं इनका नाम यूज हो ही जाता है एथिक्स में एग्जाम्पल के तौर पर। डिस्कशन स्टार्ट करें। आज की डेट है 1 सितंबर। नया महीना, नया जोश, नई एनर्जी, नई उमंग। बढ़िया से पढ़िए, इस पूरे महीने जी जान लगा दीजिए। आज काफ़ी सारे आर्टिकल्स हम डिस्कस करेंगे। हिंदू में 2 आर्टिकल्स हैं, एक तो ये इंडिया चाइना वाला है। कुछ खास पॉइंट्स निकलेंगे नहीं, लेकिन अवेयरनेस आएगी कि अभी क्या चल रहा है इंडिया चाइना के बीच में। यहाँ पे क्या नेचुरल डिजास्टर्स मैन मेड हैं, इसमें से कुछ अच्छे पॉइंट्स निकलेंगे। इसमें इंडियन एक्सप्रेस का एक आर्टिकल है पोल्यूशन से संबंधित, उसके पॉइंट्स भी ऐड करेंगे। फिर एक आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे परिवार पहचान पत्र से संबंधित। हरियाणा सरकार की स्कीम है, लेकिन कुछ रेलेवेंट पॉइंट्स हैं जो आंसर्स में यूज कर सकते हैं। एक आर्टिकल हम अच्छा सा यूज करेंगे इंडियन रेलवेज से संबंधित। डिस्कशन हम स्टार्ट करें उससे पहले एक चीज जो माइंड में चल रही है वो मैं आपको बताता हूं। मैंने आपको बताया ना 11 सितंबर वाला जो वीक है उसमें ट्रैवलिंग के कारण हम एडिटोरियल नहीं डिस्कस कर पाएंगे, मतलब मैं नहीं कर पाऊंगा। एक चीज माइंड में ये चल रही है कि जब वापस स्टार्ट करेंगे ना आने के बाद, तो ये वीडियो जो हमारी चल रही है ये तो ऐसे ही चलती रहेगी। लेकिन ना कुछ चीज़ें हुई हैं, जैसे यूपीएससी के पैटर्न में प्रीलिम अब काफ़ी ज़्यादा डाइसी हो गया है। यूपीएससी ने क्वेश्चंस का जो लेवल है वो अजीब कर दिया है और क्वेश्चंस थोड़े अलग टाइप के आने लगे हैं। बट स्टूडेंट्स की तैयारी कई बार उस हिसाब से होती नहीं है। तो माइंड में ये चल रहा है कि देखो, जैसे हमारी इस वीडियो में हम बड़े बड़े इश्यूज तो डिस्कस कर लेते हैं इतनी डिटेल से, जैसे 10 मिनट में 15 मिनट में हम कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज कर लेते हैं। शायद कोई ऐसा करता नहीं है इतना डिटेल में कवरेज। लेकिन कुछ मेंस के जो न्यूज़ हैं
मेंस की न्यूज़ जो 3 मिनट में 4 मिनट में कवर हो जानी चाहिए, कुछ बस इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ड्रा कर लिए सफिशिएंट है, वो न्यूज़ एक तो हमारी रह जाती है। दूसरा, प्रीलिम की न्यूज़ बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में, मतलब बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में कि हाँ 3 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है तो 3 ही पॉइंट्स, ज़्यादा नहीं, सिर्फ उतना ही जितना एग्जाम के लिए सफिशिएंट है। और कई बार हमारा देखो जैसे एथिक्स का क्वेश्चन है वो भी डिस्कस करना रह जाता है, क्योंकि इस वीडियो की लेंथ इंक्रीज हो जाती है। इस वीडियो की लेंथ हम एक लेवल से ज़्यादा नहीं इंक्रीज कर सकते, इस लेवल का हम पैटर्न भी नहीं चेंज कर सकते, मतलब फेस के साथ नहीं कर सकते, क्योंकि पुराने एस्पायरेंट्स हैं शुरू से ही जो जुड़े हुए हैं उनको नहीं पसंद आता फेस के साथ डिस्कस करना। वो बोलते हैं कि सर यही स्लाइड वाला पैटर्न सही है, इसमें टाइम सेव होता है। तो इस वीडियो में ना हमारे पास में कुछ एक्स्ट्रा कवर करने को रहता नहीं है, क्योंकि पुराने एस्पायरेंट्स के सेंटिमेंट्स जुड़े रहते हैं। वो बोलते हैं कि बस ऐसा चला आ रहा है, ऐसा ही चलता रहे, मतलब, और उनकी बात सही भी है। जिस चीज़ से एक बार लगाव हो जाता है, मुझे भी, तो वो चीज़ चेंज करनी मुश्किल हो जाती है। तो मेरे माइंड में ऐसा आया कि कुछ चीज़ों को लेके, जैसे प्रीलिम की बिल्कुल शॉर्ट न्यूज़ जितना सफिशिएंट है सिर्फ उतना ही, और मेंस में भी जो न्यूज़ हमारी रह जाती है एडिटोरियल के अलावा कुछ दूसरे इश्यूज़ प्लस में और जो चीज़ें हम कवर करना चाहते हैं जैसे एथिक्स का क्वेश्चन, इन सब को लेके एक और वीडियो स्टार्ट की जा सकती है। कोई ज़रूरी नहीं इसी चैनल पे, मतलब ऐसा कुछ मेरे माइंड में चल रहा है। आप अपना सजेशन बताइए ताकि हम सितंबर में, जो मिड सितंबर है, उसके बाद इसे स्टार्ट कर सकें। अब चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आज के डिस्कशन का पहला इंपॉर्टेंट आर्टिकल नेचुरल डिजास्टर्स से संबंधित है। क्या नेचुरल डिजास्टर्स मैन मेड हैं? आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, पिछले कुछ दिनों में हम सब ने देखा किस प्रकार से जो हिमालयन स्टेट्स हैं ना, फॉर एग्जांपल हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, इनमें कितने सारे लैंडस्लाइड्स हुए, कैसे भारी बारिश आई, फ्लैश फ्लड्स आई, ये सब हमने देखा। वैसे तो ये बोला जा रहा है कि जो आर्कटिक है यानी धरती का नॉर्थ पोल है ना, वो गर्म हो रहा है, इसकी वजह से भारी बारिश देखने को मिल रही है काफ़ी वर्ल्ड के अलग अलग रीजन्स में एकदम से। लेकिन देखो, ये जो नेचुरल डिजास्टर्स आ रही हैं ना, ऐसा तो है नहीं कि अब आना स्टार्ट हुई। जैसे 2005-6 में मुंबई में बाढ़ आई थी, आपने देखा होगा, भारी बारिश हुई थी, इसका रीज़न है। ऐसा तो है नहीं कि इतनी भारी बारिश मुंबई में पहली बार हुई है। हाँ, मानता हूँ इतना फ्रिक्वेंटली नहीं होती, बट 100 साल, 150 साल, 200 साल का रिकॉर्ड तो टूटता ही है ना। अक्सर हम देखते हैं कि 160 सालों में इतनी बारिश पहली बार हुई है, 200 साल में इतनी गर्मी पहली बार हुई है। यानी ये इवेंट्स, वेदर इवेंट्स पहले भी हो चुके हैं। बट अभी दिक्कत पता है क्या है? अभी दिक्कत प्लानिंग की है। आपने ना इंफ्रास्ट्रक्चर इस प्रकार से डेवलप किया है कि जो पानी की ड्रेनेज के लिए रिवर्स थी उनको आपने ब्लॉक कर दिया। जो रिवर के फ्लड प्लेन्स थे वहां पे आपने घर बना लिए। रिवर सूख गई थी कुछ सालों के लिए, तो उसको भर के आपने वहां पे घर बना लिए। पहाड़ को तोड़ के आपने घर बना लिए। मतलब आपने ना इस प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया है कि वो सस्टेनेबल है ही नहीं। आपने रिस्क फैक्टर को कंसिडर ही नहीं किया। जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया गया ना, बात सिर्फ हिमालयन स्टेट्स की नहीं है, इवन दूसरे राज्यों में भी इकोनॉमी के हिसाब से तो देखा गया कि ये सस्टेनेबल है या नहीं है। जितना खर्चा आ रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने में, उतनी कॉस्ट निकलेगी या नहीं निकलेगी। लेकिन भैया आप ये भी तो देखते ना कि इकोसिस्टम के हिसाब से, इन्वायरमेंट के हिसाब से ये सस्टेनेबल है क्या नहीं है। इन्वायरमेंट को क्या नुकसान पहुंचेगा, लॉन्ग टर्म में क्या नुकसान होगा, ये सब भी तो आप देखते। जैसे मनाली है, मनाली में हाईवेज के हाईवेज बह गए। अभी जो 9 जुलाई के आसपास इतनी बारिश हुई थी ना, हाईवेज के हाईवेज पूरे बह गए ब्यास नदी के नज़दीक। 2-3 दिन पहले हमने 4 धाम महामार्ग विकास परियोजना की बात की थी, जिसमें आर्टिकल में यह कहा गया था कि वहां पे गंगोत्री ग्लेशियर के नज़दीक ना इतनी कैरिंग कैपेसिटी ही नहीं है पहाड़ों की। वो इतने बड़े बड़े आप रोड बना रहे हो कि वो पहाड़ इतने लोगों का टूरिज्म झेल सकें, इतनी उनकी कैरिंग कैपेसिटी नहीं है। जैसे देखो, एक क्लासरूम है, कोचिंग वाले क्या करते हैं, 50 लोगों के बैठने की सीट है तो उसे ठूस ठूस के 60-70 चेयर्स भर देते हैं, बाद में दम घुटने लगता है। तो वैसे ही नेचर का दम घुटने लगता है कि इतना लोग वहां पे जा रहे हैं, इतना व्हीकल्स का पोल्यूशन होता है। इसके बाद मुंबई का एग्जाम्पल दिया जाता है। जैसे मुंबई में 2005 में फ्लड्स आई भयंकर वाली। उसके बाद लोकल बॉडीज जागी, अपनी एक डिजास्टर मैनेजमेंट एजेंसी का निर्माण किया।
अब तो ये टच में रहते हैं, मुंबई की अथॉरिटीज़ टच में रहते हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी, ताकि फ्लड्स को अच्छे तरीके से प्रिडिक्ट किया जा सके, भविष्यवाणी की जा सके कि इस समय फ्लड आ सकती है। बड़े बड़े टैंक भी बनाए गए हैं, अगर बारिश ज़्यादा आ जाती है तो वाटर को होल्ड करके रखा जा सके। लेकिन फिर भी राइटर्स कहती हैं कि कॉन्फिडेंस नहीं है कि ये सब तरीके भी, अगर किसी दिन ज़्यादा बारिश हो गई तो ये सब तरीके फ्लड आने से रोक सकेंगे। मुंबई के नज़दीक तो एक और दिक्कत है, सी में पानी का लेवल है वो इंक्रीज हो रहा है, तो फ्यूचर में रिस्क इंक्रीज होने वाले हैं। उस हिसाब से हमारी तैयारियां, हमारी प्रिपेयर्डनेस नहीं चल रही है। जब वास्तव में डिजास्टर आ जाता है ना, तब जाके सरकार जागती है कि हाँ डिजास्टर आ गया। लेकिन असली चीज़ तो देखो वही है ना कि आप प्रिवेंशन करो, पहले से हर प्रकार का जो रिस्क है वो कैलकुलेट करके चलो। राइटर्स का कहना है यहाँ पे ना दो तरह की दिक्कतें हैं। पहली दिक्कत, जब कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता है ना, तो ना रिस्क असेसमेंट की बात आती है। तो कई बार कई जगह पे ना, जैसे रोड बनाना है पहाड़ों में मान लीजिए, तो इनफ डेटा अवेलेबल नहीं होता जिसके बेस पे डिसीजन लिया जा सके कि रोड बनानी है नहीं बनानी है। और कई बार डेटा उपलब्ध भी होता है ना, तो रिस्क को इग्नोर कर दिया जाता है। क्योंकि आमतौर पे होता क्या है, पॉलिटिशियंस का प्रेशर आता है एकदम से कि यहाँ पे प्रोजेक्ट बनाना है क्योंकि मैं दिखा सकूं कि मैंने डेवलपमेंट करवाई है। इस सोच के साथ में, क्योंकि उनको पता है 5 साल बाद फिर से इलेक्शंस होने हैं, तो इस सोच के साथ में ब्यूरोक्रेट्स के ऊपर प्रेशर आता है कि ये प्रोजेक्ट आप आगे लेके जाओ। तो लॉन्ग टर्म रिस्क नहीं देखा जाता कि आज से 20 साल बाद, 15 साल बाद अगर यहां पे भारी बारिश आ जाती है तो क्या सिचुएशन होगी, क्या ये सड़क सर्वाइव कर पाएगी, नहीं, वो सब नहीं देखा जाता। तो पॉइंट मैं यहां पे आपको निकाल के बताऊं। पहला पॉइंट ये है, कई जगह डेटा का अभाव है जिसके बेस पे रिस्क को एसेस किया जा सके, और कई जगह पे जहां डेटा उपलब्ध है, नॉलेज उपलब्ध है, तो फिर वहां पे पॉलिटिकल विल की कमी है कि उस नॉलेज का इस्तेमाल करके डिसीजन लिया जा सके कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर यहां पे नहीं डेवलप होना चाहिए या फिर दूसरे तरीके से होना चाहिए। पॉलिटिकल विल की कमी है, नॉलेज होते हुए भी अच्छा डिसीजन नहीं लिया जाता। अभी हमने देखो ये सारे जो पॉइंट्स डिस्कस किए ना, ये द हिंदू के आर्टिकल के पॉइंट्स हैं। अब यहां पे ना 2 स्लाइड्स मैंने ऐड की हैं। इंडियन एक्सप्रेस में एक आर्टिकल आया है एक्सप्लेन्ड सेक्शन में। हाल ही में एक रिपोर्ट पब्लिश हुई, एयर क्वालिटी लाइफ इंडेक्स एनुअल अपडेट 2030, किसके द्वारा जारी की गई? ये रिपोर्ट है यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो एनर्जी पॉलिसी इंस्टीट्यूट, कोई बहुत फेमस इंस्टीट्यूट टाइप नहीं है, और यूपीएससी क्वेश्चन पूछे संभावना भी कमी लग रही है। लेकिन मेंस में कैसे इस्तेमाल होगा, इसमें देखो रिपोर्ट में ये बोला गया कि साउथ एशिया जो है ना, वर्ल्ड के सबसे ज़्यादा पोल्यूटेड रीजन्स में से एक है। खास करके साउथ एशिया में बांग्लादेश, इंडिया, नेपाल, पाकिस्तान, ये वर्ल्ड में मोस्ट पोल्यूटेड कंट्रीज हैं। और पोल्यूशन की वजह से ना यहाँ पे साउथ एशिया में एक इंसान की जो एवरेज लाइफ है ना, वो कम हो गई है। कितना कम हो गई है? 5.1 ईयर्स। यानी कि महेश को मान लीजिए पहले 75 साल जीना था, लेकिन पोल्यूशन की वजह से अब वो 70 साल जिएगा। अगर हम कंपेयर करें 2000 से लेके अभी तक, पोल्यूशन लेवल जो है 51.3% बढ़ चुका है। अगर इतना ही पोल्यूशन रहता ना जितना 2000 में था, तो फिर साउथ एशिया में इंसान की जो एवरेज एज है ना, वो कम होती बाय 3.3 ईयर्स। चूंकि पोल्यूशन लेवल बढ़ गया है 51.3%, तो एवरेज लाइफ कम होगी बाय 5.2 ईयर्स। WHO की गाइडलाइंस के हिसाब से देखें तो बांग्लादेश वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा पोल्यूटेड कंट्रीज हैं, और ज़्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, हमारे देश का नंबर दूसरे नंबर पे है। हमारे देश में जो नॉर्दर्न प्लेन्स है ना, वो सबसे ज़्यादा पोल्यूटेड एरिया है। यहाँ पर 50 करोड़ लोग रहते हैं, और एकदम से पोल्यूशन क्यों इंक्रीज हुआ? देखो, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ पिछले कुछ सालों में, एकदम से फैक्ट्रीज खुली, पॉपुलेशन की ग्रोथ बहुत ज़्यादा हुई, एनर्जी की डिमांड बढ़ी, तो कोल वाले पावर प्लांट्स काफ़ी इस्टाब्लिश हुए। इन सब रीजन्स की वजह से पोल्यूशन लेवल एकदम से बढ़ गया। और इसके अलावा देखो, व्हीकल्स की संख्या के बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गई है। पहले चुनिंदा लोगों के पास में अपनी गाड़ी हुआ करती थी, आजकल तो लोन पे गाड़ी मिल जाती है, और गाड़ियों की संख्या सड़कों पे बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। पहले जैसे एग्जांपल देता हूँ, ढाबे बहुत कम हुआ करते थे सड़कों पे। मतलब जो मेन हाईवेज हैं, वहाँ पे भी बड़ी मुश्किल से कोई ढाबा खाने का ढूंढना पड़ता था। लेकिन आजकल व्हीकल्स की संख्या इंक्रीज हो गई है, तो
ढाबों की संख्या भी इतनी ज़्यादा इंक्रीज हो गई है। तो इस प्रकार से 2 आर्टिकल्स में से ये कुछ पॉइंट्स हमने निकाले। देखो इन पॉइंट्स को ना आप आंसर्स में यूज़ कर सकते हो। जो ये पोल्यूशन वाला आर्टिकल है ना, यहाँ पे जो डेटा है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप यूज़ कर सकते हो आंसर्स में। तो वैल्यू एडिशन के लिए ज़्यादा था ये दोनों आर्टिकल्स, ये इशू। अब चलते हैं हम आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल इंडियन रेलवेज से संबंधित है। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। क्या कंटेस्ट है, हाल ही में ना मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज ने ना एक प्रपोजल भेजा था यूनियन कैबिनेट को। 32,512 करोड़ की लागत से ना देश के अलग अलग इलाकों में ना रेल नेटवर्क को एक्सपेंड करना है, मतलब नई रेल लाइंस बिछानी है। तो यूनियन कैबिनेट ने इस प्रपोजल को अप्रूवल दे दिया। पार्लियामेंट में एक स्टैंडिंग कमेटी है, स्टैंडिंग कमेटी ऑन रेलवेज। इसने ना अपनी रिपोर्ट सौंपी जिसमें फोकस किया गया कि अभी रेलवे सेक्टर का फाइनेंस कैसा है, मतलब वित्तीय हालत कैसी है, ज़्यादा पैसे हैं, कम पैसे हैं, कैसे पैसे खर्च किए जा रहे हैं, कैसे पैसे सेव किए जा सकते हैं रेलवेज के द्वारा, इन सब बातों पर फोकस किया गया। और देखो जो नई रेल लाइन बिछाई जाएगी ना, अभी 32,512 करोड़ का जो अप्रूवल मिला है, ये रेल लाइंस बिछाई जाएंगी यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, गुजरात, उड़ीसा में। और देखो स्टैंडिंग कमेटी और रेलवेज ने जो रिपोर्ट सौंपी ना, इस रिपोर्ट में कुछ मुख्य पॉइंट्स पे हम चर्चा करें। इन्होंने कमेटी में सबसे पहला ये बोला गया कि पेंशन जो एक्सपेंसेस है ना रेलवेज के बढ़ते जा रहे हैं। 2011-12 में ना रेलवेज को 17,000 करोड़ रुपए देने होते थे। जो एम्प्लॉइज रिटायर हो चुके हैं रेलवेज के, उनको पेंशन की फॉर्म में, लेकिन 2023-24 में ये आंकड़ा बढ़ के 60,000 करोड़ हो गया है। मतलब तो रिपोर्ट में ये बोला जाता है कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज को ना बोलना चाहिए मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को कि भैया कुछ तो पैसे दे दो यार, हमसे पेंशन नहीं दी जा रही है। फिर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये बोला गया रिपोर्ट में कि रेलवेज जो खुद से रेवेन्यू जनरेट करता है ना, वो कम होता जा रहा है। ये ऊपर जो आप देख रहे हो ना, ये है टोटल रेवेन्यू जनरेटेड बाय रेलवेज। ये पिछले कुछ सालों में देखो आप, पीक पे आया था 2018-19 में 1,90,508 करोड़ रुपए रेलवेज ने खुद से जनरेट किए। लेकिन 2020-21 में ये फिर और घट गया। पिछले 2-3 साल का डेटा यहाँ पर है नहीं, लेकिन कहा जा रहा है कि उसमें भी रेलवेज का रेवेन्यू जो है खास बढ़ा नहीं है, क्योंकि 21-22 में तो आपको वैसे भी पता है लॉकडाउन आ गया था, तो रेलवेज ने काम ही नहीं किया था, तो उस समय बल्कि रेवेन्यू और भी कम हुआ होगा। थोड़ा और भी कंपोजिशन देख लीजिए। पैसेंजर अर्निंग जो है, ये हरे रंग वाला, ये देखो लगातार कितना कम हो गया 20-21 में, शायद ये कोविड की वजह से ही होगा। फ्रीट अर्निंग, जो मालगाड़ियां चलती हैं, सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाती हैं, उनका रेवेन्यू भी कुछ खास नहीं बढ़ रहा है। अब बात यह है ना, रेवेन्यू नहीं बढ़ रहा है, लेकिन आपकी पेंशन लायबिलिटीज बढ़ती जा रही हैं और सैलरीज में भी हर साल इंक्रीमेंट होता ही है, होना भी चाहिए क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ जाती है। लेकिन रेवेन्यू नहीं बढ़ रहा है आपका उस प्रोपोर्शन से, तो आप डेवलपमेंट कैसे लेके आओगे, नई रेल लाइंस कैसे आप बिछा पाओगे। भारत का जो रेल नेटवर्क है ना, पूरे दुनिया में 4th लार्जेस्ट है, यूएस, रशिया और चाइना के बाद। टोटल ट्रैक की लेंथ कितनी है, 1,26,366 किलोमीटर। रेलवे स्टेशन हैं भारत में 7,335। और ना 2022-23 में हमने कितनी रेल लाइन बिछाई, 5,243, जबकि 2021-22 में बिछाई थी 2,909 किलोमीटर की। एवरेज हम डेली 14.4 किलोमीटर की रेल लाइन बिछा देते हैं। भारत में इंडियन रेलवेज सबसे बड़ा एम्प्लॉयर है, सबसे ज़्यादा एम्प्लॉइज रेलवेज में ही काम करते हैं, और पूरी दुनिया में 8वां सबसे बड़ा एम्प्लॉयर है इंडियन रेलवे। 13 लाख लोग काम करते हैं इंडियन रेलवेज में। कुछ चैलेंजेस हैं, सिक्योरिटी इश्यूज जैसे देखो सिस्टम ब्रेकडाउन, टेक्निकल माल फंक्शन, जैसे बालासुर ट्रेन एक्सीडेंट हुआ। डिपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ रेलवे बोर्ड में ना डिपार्टमेंटलाइजेशन है, जैसे अलग अलग डिवीजन है, मैकेनिकल डिवीजन अलग, इलेक्ट्रिकल डिवीजन अलग, ट्रैफिक डिवीजन अलग, फाइनेंस डिवीजन अलग। तो अलग अलग डिपार्टमेंट काम करते रहते हैं, साइलोज में मिल के काम नहीं करते, इंटीग्रेटेड डिसीजन नहीं लिए जाते हैं। हाल ही में एक अच्छी चीज़ की थी सरकार ने, रेलवे की अलग अलग जो सर्विस थी, यूपीएससी जो एग्जाम कंडक्ट करती है ना, कई सारी सर्विस को मर्ज कर दिया था। नेक्स्ट चैलेंज है बर्डन ऑफ सोशल ऑब्लिगेशंस। देखो रेलवेज को ना सरकार के द्वारा माना तो जाता है कि ये कॉमर्शियल एंटिटी है, अपना खर्चा खुद से चलाए, पैसा कमा के दे। दूसरी तरफ सरकार फेयर नहीं बढ़ने देती। पैसेंजर ट्रेन हो, दूसरी ट्रेन हो, उनकी जो किराया है ना,
वो सरकार नहीं बढ़ने देती। तो रेलवे हमेशा कंफ्यूज रहती है कि मुझे मतलब अपनी सोशल ओब्लिगेशंस भी पूरा करना है, लेकिन दूसरी तरफ पैसा भी कमाना है, तो दोनों काम के बीच में बैलेंस कैसे इस्टेब्लिश होगा। तो फिर रेलवे क्या करती है, फ्री ट्रेन्स का किराया बढ़ा देती हैं, जो मालगाड़ियां हैं ना उनका किराया बढ़ा देती हैं। अब उनका किराया एक लेवल से ज़्यादा रेलवे बढ़ाएगी तो उनके पास ऑर्डर आने बंद हो जाएंगे, और दूसरा इससे इकोनॉमी को भी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। होना ये चाहिए किसी भी देश में ना सबसे ज़्यादा सामान भेजा जाए रेलवेज के थ्रू एक कोने से दूसरे कोने में, लेकिन रेलवे इतना ज़्यादा फ्री ट्रेन का किराया बढ़ा देती है कि फिर लोग सोचते हैं कि इससे अच्छा तो हम रोड सेक्टर से भेज दें। अभी रेल लाइंस पे ना बहुत ज़्यादा कंजेशन रहता है, भयंकर कंजेशन रहता है, इसलिए गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा लेट होती हैं। मॉडर्नाइजेशन की काफ़ी कमी है, इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी सालों से अपडेट नहीं हुआ है, पुराने प्रोसीजर, पुराने इक्विपमेंट्स ये सब फॉलो किए जाते हैं। इसी वजह से बहुत खबरें आती हैं। 2017 से लेके 21 के बीच में ट्रेन के डिरेलमेंट के बहुत खबरें आई हैं, पटरी से उतर गई ट्रेन। लैंड एक्विजिशन में बहुत दिक्कत आती है, नई रेल लाइन बिछानी है, एक्वायर करने में बहुत दिक्कत आती है, लोग देने से मना कर देते हैं, मामला कोर्ट में जाता है, रेल लाइन बिछाने में बहुत समय लग जाता है। रेगुलेटरी हर्डल्स काफ़ी आती हैं। मान लीजिए डिसाइड भी कर लिया रेलवेज ने कि हमें इक्विपमेंट्स को रिप्लेस करना है, तो फिर ब्यूरोक्रेटिक ऑब्स्टेकल्स, फाइल यहाँ से वहाँ घूमती रहती है। करप्शन, जो इक्विपमेंट्स नए लाने हैं उसका ऑर्डर देने में बहुत करप्शन होता है, कमीशन मांग लिया जाता है ब्यूरोक्रेट्स के द्वारा। फिर ये वाला पॉइंट है हाई फ्रीट कोस्ट। फ्रीट कोस्ट जो है मालगाड़ियों का, जो ये किराया है ना, काफ़ी ज़्यादा है। दूसरे देशों में, डेवलप कंट्रीज़ में ये 9 to 10% ऑफ जीडीपी है। हमारे देश में ये फ्रीट कोस्ट जो है 13 to 14% ऑफ जीडीपी है। जबकि लॉजिस्टिक सेक्टर अच्छा होना चाहिए, सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजना बहुत सस्ता होना चाहिए, इफेक्टिव होना चाहिए, तभी उस देश की इकोनॉमी आगे बढ़ती है। चाइना में फ्रीट कॉस्ट बहुत कम है, इसी वजह से चाइना की जो इकोनॉमी, चाइना की जो कंपनीज है ना वो कॉम्पिटिटिव हैं, एक्सपोर्ट में इंडिया से आगे निकल जाती हैं, क्योंकि वहां पे सामान को भेजना बहुत सस्ता है। पब्लिक प्राइवेट कोलैबोरेशन का अभाव है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट सिर्फ 15% है रेलवेज के इंफ्रास्ट्रक्चर में, बाकी तो सारी सरकार की इन्वेस्टमेंट है। गवर्नमेंट ने कुछ अच्छे काम किए हैं, रिफॉर्म्स लेकर आई है। विजन 2024 से पहले जो फ्रीट है 2024 मैट्रिक टन तक ले जाना है, ये सरकार का लक्ष्य है। 100% इलेक्ट्रिफिकेशन का लक्ष्य है सरकार का 2023 खत्म होने से पहले। 100% इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया ना तो काफ़ी पैसों की बचत होगी, ऑलमोस्ट 12,000 करोड़, $1.55 बिलियन। क्वच सिस्टम सरकार लेके आई है रेल एक्सीडेंट्स को प्रिवेंट करने के लिए। हाई स्पीड रेल सरकार ज़्यादा से ज़्यादा चला रही है, 400 नई वंदे भारत ट्रेन चलाई जाएंगी। मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स 100 के आसपास पीएम गति शक्ति कार्गो टर्मिनल्स इस्टेब्लिश किए जाएंगे ताकि लॉजिस्टिक सेक्टर हमारे देश में मजबूत हो। ये जो मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक है ना, ये इस प्रकार के मॉडल से काम करेंगे, हब एंड स्पोक। जैसे बीच में इलाहाबाद है, इलाहाबाद को हब बना दिया तो इलाहाबाद की कनेक्टिविटी रेल से, रोड से, और जो वाटरवे होता है वहाँ से, फिर इलाहाबाद छोटे छोटे शहरों से जुड़ जाएगा, इलाहाबाद किसी दूसरे मल्टी मॉडल हब से जुड़ जाएगा। इस प्रकार से ये मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक का कंसेप्ट काम करेगा। नेशनल रेल प्लान है जिसमें लक्ष्य ये रखा गया है, अभी जो हमारे देश में फ्री ट्रैफिक है ना, सामान एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जाता है, रेलवे से सिर्फ 27% भेजा जाता है, इसे इंक्रीज करके 45% करना है 2030 आते आते। मिशन रफ्तार है जिसमें डिसाइड किया गया है कि जो फ्री ट्रेन्स और दूसरी ट्रेन्स हैं उनकी स्पीड को इंक्रीज किया जाएगा, एवरेज स्पीड को डबल कर दिया जाएगा। सरकार कई चीज़ अच्छी कर रही है, पूरी कोशिश कर रही है। अब बात आती है वे फॉरवर्ड की, क्या होना चाहिए। सबसे पहले आप फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी को मजबूत करो। इस प्रकार से इतना पैसा पेंशन में जाएगा तो आपके पास कुछ डेवलप करने के लिए बचेगा ही नहीं ना। इसका मतलब ये नहीं कि अब उनको पेंशन देना बंद कर दो, लेकिन आपको अपना रेवेन्यू इंक्रीज करना होगा। पेंशन संबंधित जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं रेलवे की वो तो निभानी ही पड़ेंगी, लेकिन आप ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करो, कुछ इनोवेटिव तरीका खोजो रेवेन्यू जनरेट करने के लिए। जैसे देखो दिल्ली मेट्रो है, एक नॉर्मल सा एग्जांपल हम अक्सर लेते हैं। दिल्ली मेट्रो के ऊपर में कितनी एडवर्टाइजमेंट होती है, कितना बढ़िया से उन्होंने यूज़ किया है। इन्होंने तो अपने मेट्रो स्टेशन के नाम तक बेच दिए। तो इंडियन रेलवेज को भी इस प्रकार से इनोवेटिव तरीके खोजने होंगे। नेक्स्ट है एक्नॉलेजिंग द मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखो जो
रेलवेज का फाइनेंस है ना, वैसे उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ रेलवेज की नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट बोलती है रेलवेज को आप किराया कम करो, तो फिर अगर आप रेलवेज के ऊपर अपने डिसीजंस इंपोज कर रहे हो तो फिर आप रेलवेज को थोड़ा मदद भी करो। नेक्स्ट, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ फ्रीट बास्केट। अभी ना ज़्यादा मालगाड़ियाँ जो जाती हैं ना वो कोयले से भरी हुई जाती हैं। 46% जो मालगाड़ियाँ हैं वो तो कोयले से ही भरी हुई जाती हैं पूरे साल में। इसे आप डाइवर्सिफाई करो, दूसरी चीज़ें भी मालगाड़ियाँ लेकर जाएं, इंसेंटिवाइज करो। नेक्स्ट है, पुराने जो एसेट है ना उनको चेंज करो ना यार, इसी से माल फंक्शन होता है, एक्सीडेंट हो जाता है। फिर प्राइवेट पार्टिसिपेशन को इंश्योर करो। जिस सेक्टर में प्राइवेट पार्टिसिपेशन हुआ है ना वहाँ पे एफिशिएंसी इंक्रीज हुई हैं, चीज़ें सस्ती हुई हैं। जैसे टेलीकॉम सेक्टर देख लीजिए, पहले सिर्फ BSNL था, लेकिन जब प्राइवेटाइजेशन आया इसमें टेलीकॉम सेक्टर में, आप देख सकते हो चीज़ें कितनी एफिशिएंट हो गई हैं, कितनी सस्ती हो गई हैं। नेक्स्ट है, रेगुलेटरी जो हर्डल्स हैं, चैलेंजेस हैं, उनको स्ट्रीमलाइन करो, लैंड एक्विजिशन में दिक्कत ना आए। ऑपरेशनल लॉसेस कम से कम करो, जो भी ऑपरेशनल लॉसेस होते हैं, जैसे ट्रेन खड़ी रहती है, टाइम वेस्ट होता है, जो भी हो उनको आप कम से कम करो, मिनिमाइज करो। राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष फंड, सेफ्टी के लिए ये फंड इस्टेब्लिश किया गया था, बट इस फंड का जो पैसा है वो नॉन सेफ्टी रिलेटेड वर्क के लिए भी यूज़ किया जाता है। तो अच्छे से रेलवे की सेफ्टी इंश्योर करने के लिए ये इस फंड का आप इस्तेमाल करो। तो ये पूरा आर्टिकल हमने इंडियन रेलवेज से संबंधित डिस्कस किया। चलते हैं आगे। अब देखो, एक ऐसा इशू है जिसको आप कास्ट सेंसस में भी यूज़ कर सकते हो, करप्शन में भी यूज़ कर सकते हो, काफ़ी जगह पे आप इस इशू को इस्तेमाल कर सकते हो। हरियाणा का परिवार पहचान पत्र का इशू। परिवार पहचान पत्र क्या है? जैसे देखो, आधार कार्ड जो है ना, यूनिक 12 डिजिट का नंबर होता है जिसके बेस पे किसी इंडिविजुअल को पहचाना जा सकता है। हर एक पर्सन के पास आधार कार्ड है हमारे देश में, और अब तो बहुत कम रह गए हैं ऐसे लोग जिनके पास आधार कार्ड नहीं है, ऑलमोस्ट सबके पास है। तो हरियाणा सरकार को ये आइडिया आया, जैसे इंडिविजुअल्स को आइडेंटिफाई करने के लिए आधार कार्ड है, क्यों ना फैमिलीज को आइडेंटिफाई करने के लिए भी एक नंबर हो। तो इस कंसेप्ट पे काम करते हुए हरियाणा सरकार ने ना ये परिवार पहचान पत्र का कंसेप्ट लॉन्च किया, स्कीम लॉन्च की। हर एक परिवार को आइडेंटिफाई करके उनको एक 8 अंकों की यूनिक आईडी दी गई। इंट्रोड्यूस किया गया था ये कंसेप्ट 2020 में, इंप्लीमेंट किया गया सितंबर 2021 में। आपके मन में आया होगा, नंबर देके होगा क्या? हर एक परिवार को मान लीजिए 8 अंकों का ये आइडेंटिटी नंबर दे दिया जाएगा, उसके बाद क्या होगा? देखो, इसी नंबर के आधार पर फिर हरियाणा की सरकार जो है ना अलग अलग गवर्नमेंट सर्विसेज और सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स प्रोवाइड करेगी। जैसे बुढ़ापा पेंशन है, ओल्ड एज पेंशन है, या फिर डिफरेंटली एबल्ड पर्सन्स को जो पेंशन मिलती है, अनेकों स्कीम्स सरकार चलाती हैं। तो उन स्कीम्स का लाभ बेनिफिशरीज ले सकेंगे, बट उनके पास 8 अंकों की ये डिजिटल आईडी होनी चाहिए, यानी परिवार पहचान पत्र होना चाहिए। कैसे बनवाया जा सकता है? 3 चैनल से बनवाया जा सकता है। एक तो गांव में विलेज लेवल जो एंटरप्रेन्योर होते हैं वो कॉमन सर्विस सेंटर चलाते हैं, जहां पे आधार कार्ड वगैरह और जन्म पहचान पत्र ये सब बनते हैं। तो वहां पे जाके ये PPP आईडी बनाई जा सकती है, परिवार पहचान पत्र। दूसरा, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा सरल केंद्र इस्टेब्लिश किए गए हैं, वहां पे जाके ये परिवार पहचान पत्र बनवाए जा सकते हैं। और सबसे लास्ट में कुछ स्पेशल परिवार पहचान पत्र ऑपरेटर्स हैं जो डेटा कलेक्शन के लिए रजिस्टर्ड हैं, यहां पे जाके भी ये पहचान पत्र बनवाए जा सकते हैं। तो 3 तरीके हैं। होता क्या है, एक फॉर्म भरना पड़ता है जिसमें सेल्फ डिक्लेरेशन होता है, मतलब बोलते नहीं आई एग्री, फिर टिक मार्क लगाया जाता है। नेट पे हम कोई चीज़ खोलते हैं तो आई एग्री तो ऑलमोस्ट हर एक चीज़ में आजकल भरवा ही लिया जाता है। तो कोई परिवार का अडल्ट मेंबर है ना, वो सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भरेगा और काफ़ी सारा अपना डेटा देगा। डेटा जैसे कितने सदस्य हैं, हर एक का आधार कार्ड नंबर, कास्ट क्या है, पिन कोड, डिस्ट्रिक्ट, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, सारी डिटेल्स यहाँ पर देखो। इवन बैंक अकाउंट संबंधी डिटेल्स भी, IFSC कोड, बैंक अकाउंट नंबर, सारा डेटा लिया जाता है सरकार के द्वारा। तब जाके ये परिवार पहचान पत्र बनाया जाता है। और सरकार बहुत चालाक है, सारा डेटा आ गया, बैंक का भी डेटा आ गया मान लीजिए, तो ना सरकार को पता लग गया कि किस परिवार की इनकम कितनी है। क्योंकि
सारा कुछ आ जाएगा ना, पैन कार्ड नंबर आ गया तो आईटीआर डिटेल्स भी आ गई, कितना इनकम टैक्स फाइल किया है, कितना नहीं किया है, सारी डिटेल सरकार के पास आ गई। तो अब मान लीजिए कोई ऐसा पर्सन है जो वैसे इनकम टैक्स पे कर रहा है लेकिन फ्री वाली स्कीम्स का लाभ ले रहा है दूसरी तरफ सरकार से। तो हरियाणा सरकार को पता लग गया कि ये तो परिवार वैसा है कि जिसमें कोई एक अडल्ट या फिर 2 लोग इनकम टैक्स पे कर रहे हैं हर साल और दूसरी तरफ फ्री वाली स्कीम्स का लाभ भी ले रहे हैं। तो हरियाणा सरकार क्या करती है, उनका नाम काट देती है, उनको फ्री की स्कीम्स देना बंद कर देती है। तो इस प्रकार से ये जो परिवार पहचान पत्र हैं इनका फ़ायदा लिया जा रहा है हरियाणा सरकार के द्वारा। आधार कार्ड से ये अलग हैं। आधार कार्ड से कैसे अलग हैं? आधार कार्ड की सहायता से आप सिर्फ किसी इंडिविजुअल को आइडेंटिफाई कर सकते हो, जैसे ये महेश है, महेश की डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस। लेकिन परिवार पहचान पत्र में तो ना बहुत सारा डेटा इकट्ठा किया जाता है, प्रॉपर्टी डिटेल्स तक ली जाती हैं, मैरिटल स्टेटस, कास्ट, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, सब कुछ इकट्ठा कर लिया जाता है। समझ गए? तो ये आधार कार्ड से अलग है। अब देखो दिक्कत पता क्या है, अब कोई स्कीम ना कितनी भी बेस्ट इंटेंशन के साथ चलाई गई हो लेकिन इम्प्लीमेंटेशन अच्छा होना चाहिए और प्रॉपर प्रोसीजर के साथ चलानी चाहिए। अब अपोजिशन का ये आरोप है, सरकार तो देखो जाहिर तौर पे ये कहती है कि हम इससे जो ट्रू बेनिफिशरीज है ना उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं और जो फर्जी तरीके से सरकार की स्कीम्स का लाभ लेते हैं उनको बाहर निकाल सकते हैं। लेकिन अब 2 कंसर्न्स हैं, मतलब 2 मेन कंसर्न है, एक तीसरा कंसर्न भी है। सबसे पहला कंसर्न तो देखो ये है कि 2017 की ना सुप्रीम कोर्ट की 9 जजेस की जजमेंट है पुट्टास्वामी केस में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था आप किसी स्कीम का लाभ देने के लिए ना आधार कार्ड नहीं मांग सकते हो। आधार कार्ड इज नॉट मैंडेटरी फॉर गिविंग द बेनिफिट्स ऑफ गवर्नमेंट स्कीम्स। लेकिन हरियाणा सरकार जब ये पहचान पत्र बनवाती है ना तो आधार कार्ड की डिटेल्स मांगती है, 25 कॉलम्स फिल करने पड़ते हैं जिसमें से एक है आधार कार्ड नंबर। फिर दूसरा कंसर्न ये है, कास्ट डिटेल्स भी पूछती है हरियाणा सरकार इस परिवार पहचान पत्र बनवाने के लिए। देखो बिहार सरकार कास्ट सेंसस कंडक्ट करवा रही है, उस पर इतना बवाल मचा कि आप कास्ट सेंसस कैसे कंडक्ट करवा सकते हो। यहाँ पे तो हरियाणा सरकार चोरी छुपे बिना किसी ताम झाम के छुप के खुद ही कास्ट सेंसस कंडक्ट करवा रही है, बिना किसी कानून के, बिना किसी ऑर्डर के। परिवार पहचान पत्र की आड़ में सभी लोगों की कास्ट से संबंधित सारा डेटा तो सामने आ ही रहा है ना, कौन सी कास्ट है, सोशियो इकोनॉमिक प्रोफाइल्स कैसी है, पैन कार्ड नंबर, सारा डेटा तो इकट्ठा हो ही जाएगा। अब तीसरा कंसर्न है कि देखो ये अच्छी चीज़ है कि जो एलिजिबल नहीं है उनको स्कीम्स का लाभ नहीं मिलना चाहिए, जो हकदार हैं उनको मिलना चाहिए। बट आरोप ये लगता है कि कुछ जो डिजर्विंग लोग हैं ना वो छूट गए हैं, उनका ये कार्ड नंबर कट गया है। अब देखो इस बात में कितनी सच्चाई है कितनी नहीं है ये तो जो इंडिपेंडेंट जांच होगी तभी पता लगेगा। सरकार तो ये बोलेगी नहीं ऐसा नहीं हुआ है, ऑपोजिशन बोलेगा ऐसा हुआ है। बट पॉइंट प्रिंसिपली ये है कि कोई भी हकदार पर्सन नहीं छूटना चाहिए जिनका पहचान पत्र ना बन पाए और बेचारा जो डिजर्व कर रहा है उसको लाभ ना मिल पाए क्योंकि उसके पास परिवार पहचान पत्र अभी नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये बेस्ट प्रैक्टिस के रूप में आप शेयर कर सकते हो परिवार पहचान पत्र और यूज कर सकते हो कास्ट सेंसस से संबंधित क्वेश्चन आ जाए तब भी। अब इसके बाद देखो एक आर्टिकल इंडिया चाइना रिलेशंस से भी संबंधित है, इतना इंपॉर्टेंट आर्टिकल भी नहीं है क्योंकि डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ होता ही रहता है, तो ब्रीफ में मैं आपको बता देता हूं ताकि आप अवेयर रहो क्या कुछ चल रहा है। हाल ही में ना ब्रिक्स का समिट हुआ था साउथ अफ्रीका में। ब्रिक्स के समिट में थोड़ी सी बात हुई प्रधानमंत्री मोदी और चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की, बोला गया रिलेशंस को स्टेबलाइज किया जाएगा। बट उसके बाद ना 2 ऐसी घटनाएं हुई जिसकी वजह से पता लगता है कि रिश्तों में सब कुछ ठीक नहीं है। पहली घटना ये थी, हाल ही में ना चाइना ने अपना एक नया मैप रिलीज किया जिसमें ना पूरे अरुणाचल प्रदेश को चाइना का हिस्सा बताया गया और साउथ चाइना को भी, साउथ चाइना सी, अक्साई चीन, ये सब चाइना का हिस्सा बताया गया। तो इंडिया ने पुरजोर विरोध किया, हमारे विदेश मंत्री ने भी बोला कि ऐसे मैप वगैरह चेंज करने से ग्राउंड रियलिटी थोड़ी ना चेंज होगी। और फिलीपींस, वियतनाम, उन सब देशों ने भी विरोध किया। चाइना के नए जो मैप रिलीज किया गया ना उस पर ऐतराज जताया। चाइना ने ये बोला कि भैया इसमें कुछ भी नया नहीं है, ये मैप हमने पहले भी रिलीज किया था। तो क्वेश्चन ये उठता है कि यार पहले रिलीज किया था तो क्यों अपडेट कर रहे हो ना बार बार, क्यों ऐसा आप कर रहे हो? जब
2019 में हमने जम्मू एंड कश्मीर से स्पेशल स्टेटस रिवोक किया था, 2 यूनियन टेरिटरीज में डिवाइड कर दिया था और अक्साई चीन को हमारा हिस्सा बताया था, तब चाइना इतना चिढ़ गया था, चाइना को कितनी मिर्ची लगी थी। उसी के विरोध में तो ये गलवान वैली के क्राइसिस हुए। मतलब चाइना ने क्यों गलवान वैली में अपनी सेना आगे भेजी, गलवान वैली के समेत दूसरे पॉइंट्स पर भी क्यों LAC को क्रॉस करके चाइना के ट्रूप्स आगे आए, इसको लेके एक सबसे बड़ा कयास ये लगाया जाता है कि इंडिया ने जो अक्साई चीन को अपना हिस्सा बताया था ना, और जम्मू एंड कश्मीर में जो सिचुएशन चेंज की थी, उसकी वजह से चाइना चिढ़ गया था और चाइना ने LAC के पार अपनी सेना भेज दी। तो मतलब चाइना क्या करता है, बाकी अपने पड़ोसी देशों से तो सेंसिटिविटी डिमांड करता है, तिब्बत के इशू पर बोलता है कि आप सेंसिटिव रहिए, और दूसरे इश्यूज पर बोलता है कि आप सेंसिटिव रहिए। लेकिन जब दूसरे देशों की सेंसिटिविटी की बात आती है तो चाइना बोलता है तो रूटीन का मैटर है। बट देखो, ये तो दोगलापन है ना, बहुत बड़ी हिपोक्रेसी है। अब ये भी खबर आ रही है कि G20 के समिट में चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग नहीं आएंगे अटेंड करने के लिए। नहीं आना भी एक मतलब एक प्रकार से यूं है ना कि वो इंडिया में नहीं आना चाहते। समिट इंडिया में अटेंड होगा तो इंडिया की वाहवाही होगी, वो इस चीज़ को नहीं देखना चाहते। पुतिन का नाना एक अलग इशू है, क्योंकि पुतिन का भी वार चल रहा है यूक्रेन के साथ, और इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने उनके खिलाफ वारंट भी जारी किया हुआ है। वैसे तो इंडिया सिग्नेटरी नहीं है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का, साउथ अफ्रीका था, लेकिन पुतिन का नाना एक अलग इशू है, वो नहीं फेस करना चाहते अभी इंडिया को, बल्कि एम्बेरस नहीं करना चाहते। वो बाकी लीडर्स के साथ स्टेज शेयर करेंगे, कुछ ऐसा हो गया तो G20 का समिट खराब हो जाएगा। ऐसा होता है ना कि शादी में कोई फूफा या फिर जीजा ऐसा होता है कि जो क्लेश कर देता है पूरा, तो बोलते हैं कि यार तुम नहीं आओ तो ही सही है, शादी ठीक ठाक निपट जाएगी। मतलब पुतिन क्लेश नहीं करते, लेकिन पुतिन के आने से बाकी वर्ल्ड लीडर्स, चूंकि वेस्टर्न वर्ल्ड उनके खिलाफ है ना, तो हो सकता है कुछ एम्बेरसिंग सिचुएशन ना पैदा हो जाए, इसलिए वो फिलहाल नहीं आ रहे हैं, वर्ल्ड इवेंट्स को इग्नोर कर रहे हैं पुतिन। बट चाइना के राष्ट्रपति का ना आना एक प्रकार से इसे इसी संदर्भ में देखा जा रहा है, इंडिया चाइना रिलेशंस। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया इंडिया चाइना रिलेशंस से संबंधित। अब देखिए, ये क्वेश्चन है जो आज आपको अटेम्प्ट करना है। यूपीएससी ने 2015 में ये क्वेश्चन पूछा था, तो यही आज आपको अटेम्प्ट करना है। व्हाट इज मीन बाय इन्वायरमेंटल एथिक्स, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू स्टडी, डिस्कस एनीवन इन्वायरमेंटल इशू फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ इन्वायरमेंटल एथिक्स। तो पोल्यूशन बता सकते हो, जो आपके मन में आए वो अच्छे से आप डिस्क्राइब कर सकते हो। कल जो हमने प्री के क्वेश्चंस डिस्कस किए थे, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट वाला, इसका आंसर सी है। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर इज 0, बताया तो था मैंने, मैं इसका एग्जांपल दिया था कि एम्प्लॉयज़ ऐड होते जाते हैं लेकिन कुछ प्रोडक्शन इंक्रीज नहीं होता, तो फिर एम्प्लॉयज़ ऐड करने का फ़ायदा क्या हुआ। जैसे एक दुकान में 3 लोग काम कर रहे हैं, 3 से अच्छा काम चल रहा है, चौथा भी ऐड कर दिया गया। अब चौथा बंदा जो ऐड हुआ है, कुछ ऐसा तो है नहीं कि ग्राहक ज़्यादा आने लग जाएंगे, प्रोडक्टिविटी नहीं है ना चौथा बंदा ऐड करने की, तो ये है डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, सी आंसर है इसका। और ये असर्शन रीजनिंग वाले क्वेश्चन का आंसर है बी। दोनों स्टेटमेंट सही है। माइनॉरिटी को डिफाइन नहीं किया गया है संविधान में, और माइनॉरिटी कमीशन जो है वो संवैधानिक बॉडी नहीं है, लेकिन आर जो है एक ही करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। मतलब माइनॉरिटीज कमीशन को इसलिए संवैधानिक दर्जा नहीं दिया गया, यह कहना गलत होगा, क्योंकि माइनॉरिटी शब्द डिफाइन नहीं किया गया है संविधान में। फिर यह आधार कार्ड से संबंधित क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है प्री का, आंसर जरूर दीजिए। 31 अगस्त 2023 के जो आर्टिकल्स हैं उनकी जल्दी से समरी देख लीजिए, पॉइंट्स देख लीजिए। डायस्पोरा से संबंधित पॉइंट्स हमने डिस्कस किया था। डायस्पोरा को शुरू में डिफाइन किया गया, कैसे डायस्पोरा हमारे देश में इवोल्व हुआ, ये सब हमने डिस्कस किया। मेजर लैकुनास क्या हैं जो कमिटीज़ के द्वारा आइडेंटिफाई किए गए डायस्पोरा से एंगेज करने में। ऑथेंटिक डेटाबेस नहीं है, बहुत सारी पॉपुलेशन का एक्सक्लूजन है, कोई क्लियर पॉलिसी नहीं है, और इसके अलावा बहुत सारी जो ग्रीवेंसेस हैं डायस्पोरा की वो अनरिजोल्व रह जाती हैं। कोई स्पेसिफिक स्कीम भी नहीं है, जिनकी जॉब चली जाती है वापस हमारे देश में आते हैं। ये सारी रिकमेंडेशंस डिस्कस किए थे। डेटा को मेंटेन किया जाए, पैरा डिप्लोमेसी होनी चाहिए, मतलब डायस्पोरा से संबंधित इश्यूज पर स्टेट गवर्नमेंट्स की भी मदद ली जाए, वो भी इंटरेक्ट करें। क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव इंप्रूवमेंट होनी चाहिए ग्रीवेंस रेड्रेसल मैकेनिज्म में। कल्चरल डिप्लोमेसी, हमारे देश में अलग अलग देशों में जो मिशंस हैं, कंसुलेट्स हैं, वहाँ पे सॉफ्ट पावर को दिखाया जाए, कल्चरल इवेंट्स ऑर्गेनाइज की जाएँ।
कॉम्प्रिहेंसिव रिहेबिलिटेशन स्कीम होनी चाहिए, वापस अगर वो उनकी जॉब चली जाती है वापस इंडिया में आते हैं तो। फिर ये स्कॉलरशिप स्कीम थी रिलीजियस माइनॉरिटीज से संबंधित, कि अभी सरकार ने काफ़ी स्कीम्स बंद कर दी हैं, एलोकेशन कम हो रहा है और फंड भी अंडर यूटिलाइज रह जाते हैं। राजेंद्र सच्चर कमेटी मुस्लिम्स माइनॉरिटीज से संबंधित आई थी 2005 में, बाद में अलग से उस समय सरकार ने मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स का गठन किया, 15 पॉइंट एक प्रोग्राम चलाया था। ये सारी वेलफेयर स्कीम है, प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप, इस कल हमने डिस्कस की थी, आप एक बार नज़र डाल सकते हो। चैलेंजेस ये हैं कि बेनिफिशरीज की संख्या कम हो रही है, फिर भी फंडिंग कम हो रही है सरकार की तरफ से, कवरेज काफ़ी पुअर है, एक्सक्लूजन काफ़ी ज़्यादा है, सिचुएशन और भी ज़्यादा गहरी होती जा रही है क्योंकि मुस्लिम स्टूडेंट्स का जो पार्टिसिपेशन है वो काफ़ी कम होता जा रहा है दूसरी कम्युनिटीज़ के अपेक्षाकृत। पाथ क्या है, फंड्स एलोकेट करो, अच्छे से यूटिलाइज करो, टारगेट बेस्ड स्कीम्स होनी चाहिए, जैसे 15 पॉइंट प्रोग्राम में थे। डिमांड ड्रिवन स्कीम्स होनी चाहिए, जिसको जरूरत है वो आके ले जाए, सरकार कुछ बजट ना ड्रा करे कि इतना ही हम देंगे, इससे ज़्यादा नहीं देंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। रोजगार मेला से क्या प्रॉब्लम सोल्व होगी, ये तीसरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया था। राइटर कहते हैं नहीं होगी, क्योंकि रोजगार सरकार जो जॉब प्रोवाइड कर रही है बहुत ही कम है, वो ओशन की बूंद के समान है, और सरकार वैसे भी वो जॉब्स प्रोवाइड कर रही है जो ऑलरेडी वैकेंसी खाली है। और जॉब कम क्यों है, नई जॉब क्रिएशन नहीं हो रहा है हमारे देश में ना। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कम कंट्रीब्यूट कर रहा है ग्रोथ रेट में, सर्विस सेक्टर ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है। सर्विस सेक्टर ज़्यादा कंट्रीब्यूट करेगा तो जॉब जनरेट नहीं होगी, सर्विस सेक्टर में कम लोगों की जॉब मिलती है, ज़्यादा स्किल वाले लोगों की जॉब लगती है सर्विस सेक्टर में, और हम उतना तेज़ी से स्किल नहीं दे पा रहे हैं। सरकार जो स्कीम चला रही है ना वो भी कैपिटल इंटेंसिव मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए है, जैसे PLI स्कीम है, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। MSMEs के लिए स्कीम चलानी चाहिए जो ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट देते हैं। ये सारे पॉइंट्स हमने डिस्कस किए थे। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। फिलहाल इस डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।